जिलावतनी के लिए लंदन ही क्यों अच्छा शहर है? पाकिस्तान की सियासत स्टॉक एक्सचेंज की तरह, आज इमरान खान अगर अंदर है तो हो सकता है वो कल को वज़ीर आज़म हो। नवाज शरीफ साहब का फील्ड मार्शल साहब के साथ ताल्लुक है, मोहसिन नकवी साहब का कितना है? पैगाम भिजवाए बाजवा ने कि जी मैं आपके लिए जो कहेंगे मैं करूँगा, आप मुझे एक्सटेंशन दें। एक्चुअल हकीकत क्या है? उस दिन क्या हुआ इलेक्शन वाले दिन? मैंने कहा मियाँ साहब आपके साथ हाथ हो गया। किसी टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर निकाल दे। पूरी तैयार है। जितने आपके आज बड़े MQM के बने हुए हैं उनको सेक्रेटेरिएट में फ़ोन सुनने पे लगा देते। एक साइड पे मियां नवाज शरीफ का घर था, दूसरी साइड पे रहमान मलिक का घर। इमरान खान को 3 दिन बाद टाइम मिला मिलने पे। माली मामलत के साथ ये सारे काम करवाए जाते थे। इमरान खान साहब कहते हैं लंदन प्लान, एक पहले तारुल कादरी साहब कहते हैं ये प्लान लंदन में क्यों बनते हैं? ये मॉडल टाउन वाला वाकया था, तो ये सारा क्या था? ये तयशुदा था। तयशुदा था। तशद्दुद को बढ़ाने के लिए चीज़ें तैयार की गई थी, लाशें चाहिए, मकसद सिर्फ ताकि नवाज शरीफ को हटाना। तो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ये रुकावट है नए सूबों में। मरियम नवाज शरीफ जैसी बेटी अल्लाह सबको दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्क बड़ा शो में खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी, 3 दहाइयों का सफ़र है इनकी सहाफ़त का, और ज़्यादा अरसा इनका बाहर गुजरा। पाकिस्तान से सहाफ़त का आगाज़ किया और अल्ताफ़ हुसैन का अरूज देखा, धमकियाँ उनकी देखी। उन्होंने इनको बोरी वाली जो उनकी धमकी है बड़ी मशहूर, वो उनको दी। इमरान खान को देखा, नवाज शरीफ को देखा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखा। इन सब के इक़्तिदार भी देखे, इन सब का ज़वाल भी देखा इनके इक़्तिदार का। और इनके पास बेशुमार कहानियाँ जो शायद पाकिस्तान में वो सहाफ़ियों के पास नहीं होंगी, क्योंकि इन्होंने इन सब बड़े बड़े जो कायदीन हैं इनकी जिलावतनी देखी है, लंदन में सहाफ़त करते रहे। आजकल ब्यूरो चीफ हैं समा के, और बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं उन सबको वहाँ पर इन्होंने लीड किया यूके में। अज़हर जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप हमारे स्टूडियो में। इससे पहले आपकी वीडियोज़, आपकी तज़किये तो सुनते रहे हैं, रिपोर्टिंग देखते रहे हैं, तो आपका शुक्रिया। शुरू आपने कहाँ से किया, और सहाफ़ी बनना था शुरू से आपको? बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके बुलाने का। ये मैंने शुरू तो 95 में तकरीबन हो गया था। दिन अखबार शुरू हो रहा था तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी कि हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो उसमें उन्होंने बुलाया, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया। मेरे 96 की बात है ये। तो उनका फिर वो सिलेक्ट हुए, 30-40 लोग सिलेक्ट किए उन्होंने। फिर उनको 3 महीने उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी। इनका वो शेरपा ब्रिज नहीं, वो दूसरा जो फरदौस मार्केट वाला, इधर इनका कॉलेज होता था। तो उधर वो बाकायदा क्लासेस होती थी। अखबार शुरू करने से पहले ट्रेनिंग। हाँ, बड़ा वो उन्होंने कोई मेरा 2 या 3 महीने की वो ट्रेनिंग थी। तो फिर उसके बाद अखबार शुरू हुआ 97 में। तो उधर ट्रेनिंग के बाद मुझे उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह हो गई, अब बाद में मुझे कहते हैं मेरा नाम काट दिया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कोशिश की, तो एक नासिर शिराजी साहब होते थे जो मेजर का रोल भी किया था, वो मेरे हमसाए थे। अच्छा। तो वो उधर एडमिन में थे। ठीक है। तो मैंने कहा सर ये मसला हुआ है। कहते अच्छा यार मैं कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने कहा यार प्रूफ रीडर की कुछ सीटें निकली हैं। मैं कहा मुझे प्रूफ रीडर ही आप मैंने करना है, कुछ करना है। तो मैं फिर गया हूँ, ज्वाइन किया है 97 स्टार्ट में। फिर वो प्रूफ रीडर जब न्यूज़ रूम में गए तो फिर वहाँ पे सब एडिटर हो गए। फिर मतलब जाना था, घुसना था, घुस गए। तो वो एक दफ़ा न्यूज़ रूम में, मैं 97 में ये सफ़र शुरू हुआ था, तो न्यूज़ रूम में सब एडिटिंग की पहले। तो आप बाहर कब गए? मैं उसके बाद रिपोर्टिंग में आ गया। मैंने किया इंसाफ अखबार, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर। दिन ने भी अपने टाइम में बड़ा अच्छा टाइम, बहुत बड़ा अखबार था वो, बड़ा उसने टफ टाइम दिया, बड़ा ज़बरदस्त दिया। फिर मैं चला गया उधर। इशारा ना साहब मेरे पहले CNE थे। अच्छा। चीफ न्यूज़ एडिटर थे, मतलब उनके वो पहला था। तो फिर उसके बाद इंसाफ में गए रिपोर्टिंग की। मलिक नसरुल्लाह साहब मेरे चीफ रिपोर्टर होते थे, बड़े मज़े के आदमी। हमने उनसे सीखा, बड़ा उन्होंने एक्सपोजर दिया। फिर खबरें का एक इवनिंगर आया, नया अखबार, जी, वो उसमें क्राइम रिपोर्टिंग की। फिर इनकलाब उसका बड़ा टाइम था, ये दोपहर के जो अखबार थे, ये इनकी सुर्खी बड़ी कमाल होती थी, तबाही मच जाती थी। क्राइम रिपोर्टिंग की, और फिर उसमें ना आप
तो पता क्राइम रिपोर्टिंग में लेग वर्क करना पड़ता था, उस वक्त जाके क्राइम सीन पे जाना पड़ता था। तो वो जो टाइम में सीखा ना, बहुत ज़्यादा, मतलब एक मोटरसाइकिल होनी, फोटोग्राफर साथ होना, कहीं मौके पे पहुंचना, तो वो एक जो वो लर्निंग थी ना, वो लाहौर की मार खाई हुई। तो वो फिर उसके बाद क्या नाम है, मैं जब लास्ट गया हूँ तो एक्सप्रेस में मैं वापस न्यूज़ रूम में आ गया। ठीक है। साथ में अपना बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि हालात आपको पता था उन दिनों पैसे कितने के मिलते थे, तो रियल एस्टेट का साथ काम शुरू किया। फिर वहाँ से फिर मैं लंदन चला गया, 2004 की बात है। गया हूँ तो साथ ही जियो न्यूज़ लंदन में स्टार्ट हो गया। तो पाउसमान जो है ये मेरे साथ इंसाफ में हमारे साथ मैगजीन के इंचार्ज हुआ करते थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा जियो आ रहा है तो कुछ करें। तो उन्होंने वाला आपके अंदर वो था ना। हाँ, तो 6 महीने वो बेकरारी रही। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जाओ। फिर उधर टेस्ट लिया, आमिर गौरी साहब हेड थे, वो टेस्ट लेके फिर उसके बाद 2005 में अल्लाह ने ऐसी वो कहते हैं ना, बाँह पकड़ लेना। मैं जियो में उस वक्त, जियो की जो लॉन्चिंग टीम थी यूके की, उसमें एज ए रिपोर्टर। ठीक है। और फिर ये सफ़र चलता चलता यहाँ तक, फिर वो किस्मत ऐसी हुई ना कि 2006 में मियां नवाज शरीफ उधर आ गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहले ही वहाँ पे थी, आज आ रही थी। फिर एक पॉलिटिकल अरीना जो पाकिस्तानी सियासत है सारी उधर शुरू हो गई। मिसाक जमहूरियत उधर हुआ। उससे पहले नवाज शरीफ और मियां साहब की मुलाकातें, दोनों आपस में, बेनज़ीर और नवाज, और एक दूसरे के दुश्मन, सियासी हरीफ, और फिर इकट्ठे हो गए। इधर मुशर्रफ साहब की हुकूमत चल रही है। मिसाक जमहूरियत के से पहले बड़ी इनकी 3-4 बड़ी मुलाकातें हुई थी। वो सारा मैसेजिंग, वो सारी वो कवर किया। फिर उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाए थे। मिसाक जमहूरियत, आपके सारे जितने लोग होते थे, आप तो अजमेर रोड पे आते हैं, एक साइड पे मियां नवाज शरीफ का घर था, दूसरी साइड पे रहमान मलिक का घर, और बेनज़ीर भुट्टो वहाँ बैठती थी। तो वो वाली रोड हमारे आज के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बल्कि कई प्राइम मिनिस्टर रह चुके, वहीं बाहर बैठे इंतजार कर रहे होते थे अपनी बारी का कि हमें आएंगे तो अपने कायदीन से मिलेंगे। तो वो एक बड़ा, कहते हैं ना, वो पीक था पाकिस्तानी सियासत का लंदन में। आप तो बड़ा मिस करते होंगे उसे। बिल्कुल मिस करते हैं, लेकिन मुझे वो जो 3 साल थे ना, वो मुझे ऐसे मिल गए कि मैंने 30 साल का सफर हो, जैसे मोहसिन नकवी साहब को नहीं कहते। अच्छा, ये बात सही है, क्योंकि बाहर के मुल्क में एक्सेस बहुत हो जाती है आपकी, और आप जाती, जिस तरह आप हुआ ना कि आप बेनज़ीर साहबा के भी हो गए, नवाज शरीफ साहब के भी करीब चले गए, आपकी रसाई बड़ी आसान हो गई, जो यहाँ पर शायद प्राइम टाइम एंकर्स को भी नहीं मिलती। बिल्कुल प्राइम टाइम एंकर्स को भी ये रसाई नहीं मिलती। कई प्राइम टाइम एंकर्स को नाम नहीं पता ना, वहाँ पे तो मुलाकातें मैं करवाता था ना मियाँ साहब से, जब ये दुख गए, ये इधर से जब जाते थे मिलने के लिए करवाते थे। तो एक एक्सेस, देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे ना, जब एग्जाइल में आए तो वहाँ पे उन्होंने एक ऑफिस बनाया शुरू में ड्यूक स्ट्रीट पे। अच्छा। मुशर्रफ का दौर था, बड़ा मतलब एक टाइट किस्म का। मैं जियो में था, हम जाते थे कवरेज के लिए, लेकिन इंटरव्यू नहीं चलता था। आज लोग कहते हैं ना इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा, आप इंटरव्यू करके भेजते थे मियाँ साहब का? नहीं चलता था, कहते थे पाबंदी है और नहीं चलाना, मतलब कि मियाँ साहब की फोटो भी नजर ना आए। ये मैं उस 2006 की बात कर रहा हूँ। आपके पास इस तरह के कई इंटरव्यूज पड़े होंगे अगर रिकॉर्ड मेरे पास वो उन दोनों डीवी होती थी। मेरे पास 100 के करीब डीवी है, जो पूरी उस एक्टिविटी की मैं उसको प्लान कर रहा हूँ कि उसको करवाऊँ, आना चाहिए। तो उस वक्त मुझे आज भी याद है, नसीम हैदर हैं जियो के इंटरनेशनल डेस्क इंचार्ज, उस वक्त भी होते थे। हम इंटरव्यू करके भेजते नहीं, तो फिर हम क्या करते थे कि रात को 3 बजे जब आपके यहाँ बजा होता था ना, एक दफ़ा चलवा के मियाँ साहब का इंटरव्यू वो ऑफ कर देते। रात को किसने देखना, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। हाँ, लेकिन उसकी वीडियो निकलवा के ना तो वो कर देना। तो मतलब वो ये इतनी सख्ती होती थी कि मियाँ साहब का नाम नहीं लेने देते थे ये। अच्छा, वो उस वक्त क्या था मियाँ साहब के उस वक्त करीबी कौन थे वहां पर, या दफ्तर वगैरह कैसे चलता था, क्या सिस्टम था? जब दफ्तर बना तो शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक कमरा था वहाँ। ठीक है। अफजाल भट्टी साहब जो हैं, हाँ, वो शहबाज साहब के सेक्रेटरी थे, और उनके कज़न है इमरान मानी, वो लंदन में होते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के सेक्रेटरी थे। ठीक हो गया। और परवेज रशीद साहब वो ऑफिस को देखते थे। तो ये टोटल 3 लोग जो थे, 5 लोग होते थे, 5 लोग टोटल हो गए। और
पहले कोई आता नहीं था वहाँ पे जब शुरू किया, मतलब कि लोग डरते थे मुशर्रफ की वजह से कि यार जाएंगे। उनके ऑफिस के नीचे एजेंसीज के लोग बैठे होते थे, कैफे था। तो वहाँ पे उन्होंने नजर रखनी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यानी ऑफिस उस वक्त सुनसान होता था शुरू में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन होती गई, फिर वो ऑफिस ऐसा आबाद हुआ कि वहाँ पे इमरान खान को 3 दिन बाद टाइम मिला मिलने के लिए। वो मियाँ साहब से मिलना चाहते थे इमरान खान, और 3 दिन वो वेट करते रहे कि मियाँ साहब टाइम देंगे। 2 दफ़ा उनकी वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं। तस्वीर भी आपने देखी होंगी, मैं नेट पे भी आपको मैं भिजवा भी दूंगा। तो वो वहाँ पे मिलने के लिए आते थे। ये एतजाज अहसन साहब, जब आपको पता लॉन्ग मार्च वाली कहानी चल रही होती थी, वो मिलने आते थे। मतलब वहाँ पे तो फिर एक नया ही सिलसिला शुरू हो गया ना। फिर तो वो एक पाकिस्तानी सियासत का हेड ऑफिस बन गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग मतलब फारशें करवाते थे कि जी मियाँ साहब से मिलना है, शहबाज साहब से मिलना है। तो पूरी एक आबाद हो गई। तो मतलब ये एक ऐसा दौर था उस वक़्त रिवाइवल का। आपको याद होगा वो मियाँ साहब ने जब आने का ऐलान किया, फिर मियाँ साहब वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वहीं पे मियाँ साहब के जो वर्कर्स थे वो आना शुरू होते थे। एवरी फ्राइडे वहाँ पे पूरा एक महफिल लगती थी, 50-60 वर्कर पूरे यूके से आना, फिर खाना वहाँ पे फ्राइडे के बाद, जुमे की नमाज के बाद खाना खाना, मियाँ साहब ने गपशप उनका एक। तो उस वक्त के कौन से लोग होंगे जो आज सियासत में प्रोमिनेंट हैं, यानी जो मियाँ साहब के दाएं बाएं थे, वो कौन लोग होंगे जो आज भी रेलिवेंट है? मैं 2005-6 की बात कर रहा हूँ, 20 साल बाद रेलिवेंट। उस वक्त एहसन इकबाल साहब भी आते होते थे, आप ख्वाजा साद रफीक आते होते थे, ख्वाजा आसिफ साहब रेगुलरली आते होते थे, और बाकी जो ये चोई निसार साहब आते होते थे। मतलब ये वो लोग थे जो आते थे और मतलब कई दिन रहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब, वो अपने झगड़ा साहब, इकबाल जफर झगड़ा, वो बड़े मुस्तकिल। गौस अली शाह साहब होते थे, उनको बड़ी इज्जत देते थे मियाँ साहब। वो मुस्तकिल मतलब उनकी टीम का ऐसा बंदा भी आपने देखा जो उस वक्त बहुत मियाँ साहब से मिलने के लिए क्रेजी या था, और बाद में जब आपने इधर देखा कि मियाँ साहब के ऊपर उन्होंने कोई इल्जामात लगाए या बातें की बाद में? गौस अली शाह को जितनी इज्जत दी मियाँ साहब ने, फिर बाद में वो तब्दीली का शिकार हुए गवर्नरी के चक्कर में। हालांकि मियाँ साहब ने उन्हें बना देना था, लेकिन वो बेसब्रे हो गए और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मेरा ख्याल है उन दिनों का वही एक मेन थे जिनका। और एक क्लासा साहब ने एक ज़माने में लिखा कि रहमान मलिक साहब के बारे में, वहाँ पर लंदन में लोग इनको कहते थे कि इंटीरियर मिनिस्टर, अपने कॉलम वगैरह में कहीं लिखा। तो वो कहते हैं चंद साल बाद इंटीरियर मिनिस्टर बन गए रहमान मलिक साहब। तो ऐसा क्या कोई, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान के फैसले बाहर होते हैं, ये इस बात को मैं समझना चाह रहा हूँ। अच्छा, रहमान मलिक साहब जो है ना, वो बड़े शाये, कैमरा शाये थे। जो उनकी खुसूसियत थी ना कि उनको बेनज़ीर भुट्टो का एतमाद हासिल था। उनके सारे मामला जो थे बाहर, वो रहमान मलिक साहब देखते थे। ठीक है। रहमान साहब का घर था अजवर रोड पे। उनके घर मियाँ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सारी एक्टिविटी उस घर में होती थी। 3 स्टोरी घर था। ठीक है। मिसाक जमहूरियत भी उधर साइन हुआ था उनके घर पे। मियाँ साहब उधर आए थे, उधर साइन हुआ था। तो उस घर पे जो रहमान मलिक साहब की एक फरमाइश होती थी, हम जियो का बीपर देते थे, अभी पता बीपर होता था, वो कहते थे इतना कह दिया करो अजहर के ये मीटिंग रहमान मलिक के घर पे हुई है कि रजिस्टर हो जाऊं मैं, कि भाई मेरा सारा कुछ हो रहा है, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। तो वो उन कैमरे पे आने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। मतलब एक कैमरा शाही होता ना। फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत करना, क्योंकि हम भी खबरें के चक्कर में होते थे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुए। फिर ऐसे शुरू हुए कि आप घंटा बुलवा लें तो वो चुप नहीं करते थे। तो उस वक्त आप लोगों को अंदाजा था कि इनमें से कुछ लोग जाएंगे, अभी इक़्तिदार में आएंगे ये लोग? मखदूम अमीन फ़हीम साहब आते होते थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब, इनकी जोड़ी थी, ये दोनों इकट्ठे आते होते थे। मखदूम अमीन फ़हीम और राजा परवेज़ अशरफ। तो राजा परवेज़ अशरफ बाद में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर भी बने। वो बड़ा उन्होंने, और अमीन फ़हीम साहब भी प्राइम मिनिस्टर के लिए मोस्ट फेवरेट थे। वो भी मेन कैबिनेट में मेन रहे। तो वो ये लोग थे। फिर पीपल्स पार्टी का उन दिनों पूरा वो होता था। बेनज़ीर भुट्टो की एक शख्सियत थी कि वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट होती थी। वो मुझे भी याद है जब इलेक्शन के लिए टिकट्स देनी थी, उन्होंने सबको बुला के जिसने जैसे आगे उनके इंटरव्यूज खुद करती थी।
मैंने उन्हें खुद इंटरव्यू करते हुए देखा लोगों का, और सारा उसको मामला को तो देखते अजहर भाई यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, यहाँ पर वही लोग हमें उस तरह से अवेलेबल नहीं होते, यानी बेनजीर साहबा हों या आज बिलावल साहब क्या लें या मियाँ साहब क्या लें, तो अब उन तक आपने पहुंचना तो यहाँ पर तो 200-400-500 लोग दरमियान में खड़े हुए हैं। वहां पर तो ये आपको, यानी मैं जानना चाह रहा हूँ कितनी सहूलत से ये लोग अवेलेबल थे। देखिए, एक तो आपको पता है वहाँ पे घर जो हैं उनकी दीवारें ऊंची नहीं होती ठीक है, तो वहाँ पे ये एक्सेस मिल जाती है। वहाँ पे सिक्योरिटी का मेरे ख्याल है मेन इशू यहाँ पे ज़्यादा इनको होता भी है, या कुछ ज़्यादातर लोग प्रोटोकॉल के चक्कर में। तो मियाँ साहब की भी आदत है, मियाँ साहब जब निकलते थे वो लोगों से बड़ा कंफर्टेबली मिलते थे। कोई भी आ गया, चाहे ऑफिस आ गया, ऑफिस के बाद जब वो ऑफिस से निकल रहे हैं, ये लास्ट जो उनके 4 साल गुजरे। अच्छा एक मिनट, अब मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ। एक तो ये लास्ट 4 साल है, एक उससे पहले वाली जिलावतनी जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हो रही थी, लेकिन है तो ये किस्म के दुश्मन थे ना, एक दूसरे के हरीफ थे। तो जो अभी तो मुजाहरे होते हैं ये शुरू में ही, या कभी ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने आके नवाज शरीफ के घर के बाहर या ऑफिस के बाहर मुजाहरा कर दिया? पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं किया। या नवाज शरीफ साहब के वर्कर जो हैं वो उनके उधर चले गए? नहीं हुआ। इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक हो गया था। देखें, मियाँ नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा आपस में इनका एक इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप था, एतमाद बन चुका था कि उनके वर्कर्स भी आपस में उसी एतमाद के साथ थे, क्योंकि उन्हें ये था कि यार लीडरशिप अब एक दूसरे का एहतराम कर रही है, तो अब ये नहीं बिटरनेस रही नहीं ना कभी। और दूसरा, इन लोगों ने बहुत तलखियां एक दूसरे की देख ली थी। तो उसमें जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या जिस दिन मियाँ साहब की या नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती, चाहे वह एवन फील्ड हो या उधर रहमान मलिक का घर, दोनों पार्टी के वर्कर्स वहाँ मौजूद होते थे बाहर, और बड़े आपस में मिलजुल के सारी चीज़ें वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते थे। तो इनके दरमियान कभी भी ये कल्चर तो अभी रिसेंटली जो है लोगों के घरों तक का ये आया। तो अच्छा, अब ये जब ये इसी अब चूंकि इधर आ जाते हैं करीब, अब नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पे गए तो हमने देखा कि वो कहीं जा रहे हैं, पीछे से लोग आवाज़ें कस रहे हैं, और फिर ये सिर्फ उनके साथ नहीं, हमने देखा फिर ये नून की जो लीडरशिप है, मरियम औरंगजेब साहिबा, बाकी लोग देखे, और फिर एक वहाँ पे पीटीआई के एक नौजवान है, वो देखा हमने कि वो किसी के पीछे भी, काजी फायजीसा के पीछे भी चले गए, और वो चले जाते हैं, करते हैं। ये बात कब से शुरू हुई, कैसे हुई? और फिर मुझे समझ नहीं आती। अब मैं वो जहाँ मियाँ साहब रहते हैं वहाँ गया हूँ, उस गली में, वो बहुत ज़्यादा बड़ी गली नहीं है, यानी ठीक है, अच्छी बनी हुई है, ओपन है, और वहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं उस बिल्डिंग में, इधर दाएं बाएं। उन लोगों के क्या तासुरात होते हैं जब पाकिस्तानी, क्योंकि अभी मैं हाई कमीशन से बाहर निकल रहा था तो बाहर एक औरत खड़े होकर गालियां दे रही थी हाई कमीशन को, और इस तरह से बुरा भला कह रही थी। तो आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम देखा, या वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तानी आते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको तो नहीं पता ना पीटीआई कौन है, नून लीग कौन है। देखिए, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेटली बड़ा गलत कल्चर पड़ा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मुतमईन नज़र था वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं थे, ये सोशल मीडिया के व्यूज़ का चक्कर था। अच्छा। ये 15-20 लोग थे जो, जिन नौजवान की आपने बात की, वो भी इसी चक्कर में थे। वो तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा नहीं है। अच्छा। कभी भी नहीं रहे। ठीक है, ये लोग जितने भी 15-20 लोग थे, ये अपनी टिकटॉक के लिए, अपनी फेसबुक लाइव के लिए ये सारा तमाशा करते थे। ठीक है, उससे पहले ये सारी चीज़ें मतलब नहीं थी। नहीं, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या इस तरह हुआ कि इमरान खान की साबका अहलिया के घर जाके नून लीग वाले भी एहतजाज करते रहे? वो बाद में की, वो बाद में हुआ। पहले इन लोगों ने कई दफ़ा किया, फिर आके बदतमीज़ी करने की कोशिश करना, फिर ये सारे इकट्ठे हो जाना, तो उसमें एक बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता था। फिर नून लीग के लोगों ने फिर जमामा की जो वालदा हैं उनके घर के बाहर जाके मुजाहरा किया। तो ये एक ऐसी रिवाज, लेकिन नून लीग वालों ने मेरा 2 या 3 दफ़ा किया, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया। फिर उसमें जो ज़्यादा बिटरनेस आई वो जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है उस वक्त ज़्यादा हो गया। फिर मुजाहरे भी हुए, लेकिन इसमें ज़्यादा फिर जो रजीम था ना उस वक्त, जो उस वक्त लोग थे यहाँ पे बैठे हुए थे, जो उन लोगों ने बाकायदा अरेंज करवाते थे। यानी जो लोग यहाँ पर पावर में थे उन्होंने अरेंज करवा, यानी ये बाकायदा हाई कमीशन का एक सेक्शन होता था, वहाँ से अरेंज होते थे। उनकी
पेमेंट माली मावनत के साथ ये सारे काम करवाए जाते थे। उन मुजाहरों के पीछे बाकायदा प्लानिंग होती थी, उनको डिक्टेट किया जाता था और वो लोग साथ में उनको शोहरत भी मिलना शुरू हो गई, शोहरत भी मिलना शुरू, पैसे भी मिल रहे थे, सारा कुछ मिल रहा था। तो ये एक पेड जो कल्चर था ये बाकायदा तौर पर करवाया। लेकिन अब तो ये पेड नहीं रहा ना। नहीं, अब देखें, अब रह भी बहुत कम गया है। अब उस तरह से नहीं होता, अब उस तरह से नहीं है। देखें, जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ था वो जब इनकी गवर्नमेंट गई थी इमरान खान साहब की, उस वक्त एक जेन्युइन मुजाहरा हुआ था। तो इसमें 1,500 से 2,000 लोग आए थे उधर। गर्मियों की छुट्टियां भी थी, ईस्टर थी, फिर बड़े प्लानिंग के साथ पैसे भी लगे, बसेस के जरिए लोगों को बाहर से लाया गया, ऑर्गेनाइज। वो एक गुस्सा, नफरत, लहर भी थी। तो उस वक्त हुआ। लेकिन जो जेन्युइन आते थे ना, कभी 50 लोग, कभी 60 लोग, अब तो 5-10 भी नहीं रह गए। जो अब तो बल्कि रिसेंटली जब मियाँ साहब लास्ट टाइम, साल से ज्यादा हो गया, 10 दिन रहे थे, एक बंदा भी नहीं आया प्रोटेस्ट। अच्छा, तो वो मियाँ साहब की सिक्योरिटी वगैरह बढ़ गई होगी शायद, इसलिए मियाँ साहब की सिक्योरिटी भी बढ़ी। लेकिन वो उसके अलावा भी सिक्योरिटी पहले भी होती है। वो 3-4 लोग जो हैं वो लोग थक भी जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। थक नहीं, एक मसनूई था ना। अच्छा, मसनूई था, जैसे मैंने आपको बताया, एक गुस्सा है, लेकिन अरेंज किया जाता था। लेकिन जो एक सोशल मीडिया का क्रेज था ना कि जी बाहर जाकर गालियां देंगे तो वो हमें व्यूज मिलेंगे, हमें प्रोमिनेंसी मिलेगी, शोहरत मिलेगी, तो वो ज्यादा चक्कर। कभी किसी एहतजाज को जमाइमा ने भी लीड किया वहां पे? नहीं, जमाइमा ने कभी नहीं किया। कभी नहीं। वो डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आई थी। अच्छा, एक दफा या 2 दफा मेरा ख्याल है, पीटीआई के एहतजाज में। लेकिन वो अप्रोच तो करते होंगे ना, डेफिनेटली। हाँ, 1 या 2 दफा आई थी जमाइमा, लेकिन वो इधर मियाँ साहब के घर की तरफ वो कभी नहीं आई। लेकिन प्लान्ड पीटीआई के लोग ही काफी उसमें करते रहे हैं चीजें। सही है। इमरान खान साहब के साथ कितनी मुलाकातें रही, कब तारुफ हुआ, कैसे हुआ? इमरान खान साहब के साथ जी 2005 में जब मैंने जियो ज्वाइन किया तो उस वक्त से मुलाकातें शुरू हुई। वो आते रहते थे लंदन अक्सर आते थे, दूसरा घर था एक किस्म का। और आके वो वहाँ पे शुरू में उनके साथ होती थी राबिया ज़िया। हाँ, बिल्कुल होती थी। वो पीटीआई यूके बाद में सरवर साहब के साथ तो वो पीटीआई यूके की सदर होती थी। ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट करती थी। तो हम अक्सर उस एनेक्सी में भी जाते थे जहाँ ये ठहरते थे। जुमैमा की जो इनकी सास थी, उनके बाहर तो वहाँ पे इंटरव्यूज करते थे। तो नहीं, तब ये सेपरेशन हो चुकी थी। सेपरेशन हो चुकी थी, लेकिन ठहरते उधर ही थे। अच्छा। एक मतलब मेन घर है ना, उसके बाहर एक एनेक्सी थी। ठीक है, उधर वो के लिए समझे आप। जब ये जाते थे तो वहाँ पे ठहरते थे, क्योंकि बच्चे भी होते थे। बच्चों से फिर वो मिलना मिलाना वो इजी हो जाता था। और फिर वहीं पे मुलाकात या इंटरव्यूज वगैरह उसी एनेक्सी में जो है वो करते थे। तो उस वक्त क्या ख्यालात थे उनके और चीजें थी? देखें, उस वक्त तो बड़े हम्बल थे। हम मीडिया की ज़रूरत भी थी। तो मुझे आज भी याद है उस वक्त, क्योंकि इतना नहीं था। तो राबिया हमें कहती होती थी, अदर साहब आए हुए हैं, मियाँ इमरान साहब, तो इंटरव्यू करना है। तो हम कहते यार बहुत दूर है, सेंट्रल लंदन से वो कोई 1-1.5 की होती थी। तो फिर वो कहते नहीं आ जाएं। फिर जाते थे। उस वक्त जारी बात है क्रिकेटर थे, एक था तो फिर यहाँ लंदन में हमारे एक दोस्त हैं राना रियाजुल हसन, उनकी रेस्टोरेंट थे 7 थे। 5 ब्रांचेस का इफ्तिताह इमरान खान ने किया था। तो उस पे आते होते थे, तो उधर भी मुलाकात। इसके अलावा भी कई जगहों पे उनसे कई इंटरव्यूज़ किए, कई दफ़ा। फिर ये कई फंड रेजिंग प्रोग्राम्स, मतलब 2014 तक उनसे। तो अच्छा, उनके साथ आपका एक मरासम बन चुके बहुत अच्छे मरासम बने हुए थे, बड़े अच्छे तरीके से। फिर जब उनकी हुकूमत आई या कोई इस तरह से, उसके बाद तो आया ही नहीं ना। 2014 मतलब 14-15 नहीं, 17 के बाद तो वो आए नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी सहाफत तो चल रही थी ना, हमारी चल रही। आप पर वहां पर भी इनके जो कारकुनान है वो तनकीद करते हैं कि शायद आपका मियाँ बरादरान के साथ ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन सहाफी का तो सबके साथ ही ताल्लुक होता है। जितनी देर खान साहब आते रहे हैं, हर दौरे पे, हर दफा एयरपोर्ट पे भी जब आते थे, हम उनको रिपोर्टिंग करते थे, कवरेज करते थे बाय नेम और बाय मतलब बैठ के 1-to-1 भी किए हुए हैं, सारा कुछ करते रहे। उसके बाद वास्ते नहीं पड़ा, हुकूमत वास्ते ही नहीं पड़ा, आए नहीं ना, मिले ही नहीं कभी ना, राब्ता हुआ। देखें हमारी, आप लंदन जाते हैं, जो आएगा उसका करेंगे ना। अब इधर आके तो मैं वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। आपको पता है इदारे का अपना एक डेकोरम होता है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लोग मौजूद है, वहाँ का वो है, हमारी जो वो एक डोमेन है वो वहाँ। लेकिन कभी आपको फील नहीं होता जब इनके वर्कर्स या कोई लोग आप पे तनकीद करते तो आप उन्हें कहते नहीं कि यार आपके तो उस टाइम कायद जो थे वो इंटरव्यूज के लिए हमें बुलाया करते थे कि यार इंटरव्यू ले लो,
और आप लोग हमारे पे ऐसे तनकीद करते हैं, कभी इस तरह से जहन में आती है ना बात कि यार बंदा पिछले 20 साल दिखा नहीं सकता किसी को? नहीं, बड़ी दफ़ा एक बात बताऊं, पीटीआई के जो लोग हैं वहाँ पे मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं। साहबजादा जहांगीर जो हाँ। चीकू हैं, उनसे मेरा बड़ा अच्छा इमरान ताल्लुक खान है, के बहुत करीबी दोस्त बहुत करीबी दोस्त हैं। ही इज़ अ जेंटलमैन। मतलब वो बाद में इश्यूज जो भी हुए, लेकिन उनके साथ मेरा एक बड़ा पुराना 20-25 साल पुराना जो एक उनसे ताल्लुक है। फिर उनके जो अभी सदर भी हैं, राना स्टार पहले रहे हैं, अभी उनके जो लंदन में मियाँ वहीदुर रहमान रहे हैं, इनके साथ मेरी ज़ाती दोस्ती है। आप कह रहे हैं जिनका पार्टी से उस तरह से ताल्लुक नहीं था और सोशल मीडिया पे प्रोमिनेंट थे, ये वो करते हैं। मतलब तरीके इंसाफ वाले जो लोग हैं, वो अगर किसी को इख्तलाफ भी है वो बड़े प्यार से आता है कि अजहर साहब ये है, इस तरह है। लेकिन जो असल मसला है, जो गाली कल्चर है, वो तरीके इंसाफ का बेसिक वो वाला वर्कर नहीं है। ये वो लोग हैं घुस बैठिए जो अपनी शोहरत के लिए आते हैं, जो करते हैं। तो इसलिए खान साहब के साथ तो हम 2016-17 तक हमारी, मतलब जिस तरह आपको एक किसी का इंटरव्यू करना है या कोई आता है तो उसी तरह ही हम करते रहे हैं। बड़ा अच्छा 2005 से लेके 2017 तक। उसके बाद उनका आना ही उस तरह से नहीं हुआ। नहीं, आए नहीं है ना, बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं मेरा ख्याल आए। वो एक दफ़ा भी नहीं गए, वो आए तो उनके साथ एक पूरा आ रहा है। और वैसे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो जैसा यूके में भी कोई एस्टेब्लिशमेंट या है, क्योंकि वहाँ के नामी ग्रामी खानदान के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे लोग वगैरह खुश हुए थे? जी बिल्कुल। देखिए उनका जो पढ़े भी वहाँ से हैं, एक क्लाउड है उनका पूरा। एक मतलब आप उन्होंने जवानी गुजारी है, वो एक न्यूज़ रहे हैं, मेन मीडिया के लिए भी न्यूज़ रहे हैं। वो जो भी नाम उसे दें, मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनका कोई सरकारी विजिट नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह बरतानिया, एक तो उनका रिश्ता वहाँ पे होना, पढ़ना वहाँ से, वो उनका एक दफ़ा प्लान हुआ था वेम्बली में स्टेडियम में जलसा करने। ठीक है, तैयारियां भी शुरू कर दी थी। अच्छा, लेकिन वो एंड टाइम पे कैंसिल कर दिए गए। कहा गया कि घर से कहा गया था कि ना जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मतलब उनको कोशिश की गई लेकिन वो नहीं गए, हो नहीं सका। लेकिन उनका देखें वहाँ पे जो उनके ब्रदर इन लॉ एक्स मेंबर पार्लियामेंट, उनके कंजर्वेटिव पार्टी, क्या नाम है उनका? उनका एक का बेन है ना, अच्छा। तो एक दूसरा मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा। तो वो बड़े करीबी उनके थे, तो वो एंड पे तक उनके साथ उनका रहा। लेकिन बल्कि अभी जो मेयर के उम्मीदवार थे, हाँ, मेयर का इलेक्शन लड़ा था सादिक, जिसमें इन्होंने जाकर उनकी कंपेन भी की थी इमरान खान साहब ने। और पीटीआई के जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने भी फिर उनको वोट किया होगा सादिक साहब के मुकाबले? जी बिल्कुल किया। सादिक साहब के अगेंस्ट किया था। तो मियाँ साहब, सॉरी, ये सादिक खान के खिलाफ बाकायदा कंपेन की है, वीडियोस हैं, जाके वोट मांगे हैं उन्होंने। तो पीटीआई के लोगों ने दिए भी हैं वोट उनको, लेकिन सादिक खान जीते वो तो अभी तक जीते ही आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि फिर नवाज शरीफ साहब के ये जो 4 साल कहेंगे, तो फिर तो आपने बड़ा चंद जो लोग हैं जो मिलते रहे हैं रेगुलर, फिर आप लोगों ने वहाँ पे मुलाकातें भी देखी ये वो। तो ये इमरान खान साहब कहते हैं लंदन प्लान, एक पहले तारुल कादरी साहब कहते थे, ये प्लान लंदन में क्यों बनते हैं? और ऐसा कोई प्लान बना वहाँ पे जो आप समझते हैं पीएम लैंड का कम बैक हुआ, जो ये कोई लंदन प्लान ही था? पहला जो लंदन प्लान था ना, उसके भी मैं गवाह हूँ, दूसरे के भी गवाह हैं। दूसरा पता नहीं उसे अब लंदन प्लान कहें या कोशिश जो हुई लंदन में हुई, वो भी मैं उसका भी। पहले वाली बताएं, फिर दूसरे वाली बात। पहले वाली तो ये थी ना कि तारुल कादरी साहब, इमरान खान साहब, परवेज अलाई साहब, ये सारे उसमें हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी थे, मुबशर लुकमान साहब भी थे, और कुछ एजेंसीज के लोग भी थे। ये सारे मिले वहाँ पे मिले। एक से ज़्यादा तय ये हुआ कि इमरान खान साहब को ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरानी है, गिरा के तो इनको रहने नहीं देना बाकायदा। और इसके तो हमारे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपको याद होगा, मैं उन दिनों ना, पहले था मैं दुनिया में उन दिनों काम कर रहा, तो मुझे एक और चैनल से ऑफर हुई। ठीक है। मैं वहाँ पे 2 महीने काम किया। ठीक है। तो वहाँ पे एक साहब बैठते थे जो तारुल कादरी के मतलब जो मामला चल रहे थे वो उसको डील करते थे। ठीक है। सेम हमारा ऑफिस, एक कमरे में 2 टेबलें होती, तो वो फोन पे जो बात कर रहे होते थे ना उस वक्त, वो मैं सुन रहा होता था। ठीक है ना, तो मैं नाम लेना अभी, लेकिन उस वक्त यानी मैं समझना चाह रहा हूँ कि चल क्या रहा था, किस तरह निकालेंगे, प्लानिंग हो रही थी, पूरी प्लानिंग हो रही थी, मुलाकातें होती, वो उसमें एजेंसीज
और के साथ मिलके इधर ही बात वो उनकी मुलाकात पगार में तो- मौजूद थे। इनकी एक मुलाकात जो करवाई थी तारुल कादरी की, इमरान खान की, परवेज लाई की, ये मुलाकात एक अजवर रोड पे क्वाड्रेंगुलर एक बिल्डिंग है उसके अंदर अच्छा। हुई थी। उसमें कुछ एजेंसीज के लोग भी मौजूद थे। वो बाकायदा तौर पर उनको मिलवाया गया था। और ये उसके बाद ये धरने और मामला शुरू हुए। सब धरने मामला शुरू हुए, ये सारी चीज़ें हुई। मुझे पता था, मैंने क्योंकि फर्स्ट हैंड चीज़ें ये सुनी, ठीक है, कि ये कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा, पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। और उस वक़्त नजम सेठी साहब आए हुए थे लंदन। ठीक है, आपको याद होगा स्टोरी उन्होंने पहले लिखी थी लंदन प्लान की। बिल्कुल। मैं और मैंने मुर्तज़ा से बात की। मुर्तज़ा के पास भी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि वो जुल्फी बुखारी के ऑफिस में इमरान खान और तारुल कादरी की मुलाकातें हुई, वो उसने कवर की। तो हम दोनों ने, आज भी याद है, मार्बल आर्च पे, वो जहाँ पे बैठने की जगह है, कबूतर भी होते थे, तो नजम सेठी साहब को हमने उधर बुलाया। ठीक है, बेंच पे बिठा के हमने उनको बात बताई क्योंकि हमारी खबर तो चलनी नहीं थी। तो आपने उनको बताई है सारी? उनको सारी चीजें मैंने और मुर्तज़ा ने बैठ के नजम सेठी साहब को जी हमने बताया, सर ये उन्होंने फिर लंदन प्लान रिवील फिर किया। लंदन प्लान रिवील किया। उसके पीछे तो फिर लंदन प्लान पे उसी तरह अमल हुआ जिस तरह आप लोग सुन रहे थे, जो आपके पास इस तरह वो information- आप जो ये मॉडल टाउन वाला वाकया था, तो ये सारा क्या था? वो जो तारुल कादरी ये तयशुदा था, तयशुदा था, प्रॉपर तयशुदा था। वो कैसे होगा, लोग थोड़ा सा इसमें देखें, बात ये है कि उस वक़्त जो आम आदमी को तो नहीं पता था, जो मुजाहिरीन थे, चीज़ें थी, वो जो उधर तशद्दुद को बढ़ाने के लिए चीज़ें तैयार की गई थी, लाशें चाहिए थी ना, तो वो उस वक़्त जो चीज़ चली, तो उस वक़्त वो मैं उस शख्स की जब बातें सुनता था, मैंने बताई भी थी, तो वो ही एज इट इज़ उसी तरह ही हो रहा था। तशद्दुद वही हो रहा था, वही सारी चीज़ें चल रही थी कि मकसद सिर्फ था कि नवाज शरीफ को हटाना है। तो नवाज शरीफ साहब को ये सारी बातें नहीं पता थी? नवाज शरीफ साहब को पता थी, क्यों नहीं पता थी, सारी चीज़ें पता थी। तो उन्होंने आपको कुछ किया? याद, ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि यहाँ क्या किया उन्होंने, क्या नहीं है। वो बताते नहीं है कि उन्होंने कंप्लेन भी की। तो कंप्लेन भी की, तो क्या उसका कहा गया कि कोई ऐसा कुछ, ऐसे मौके पे कहा जाता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रही चीज़ें। तो ये दूसरा प्लान बना है जो जिसका इमरान खान कहते हैं, एक प्लान उन्होंने बनाया था, अब उनके खिलाफ बना प्लान। देखें, प्लान क्योंकि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे थे, ठीक है, वो ऑफिस के अंदर सारी मुलाकातें होती थी, सारे सियासतदान, ये मोहसिन नकवी साहब भी मिलते थे उनसे जाके, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी आते थे, ख्वाजा, क्योंकि वो बैठे होते थे, अलीम खान साहब भी मिलते थे, अलीम खान साहब भी मिलते थे, उनकी भी काफ़ी मुलाकातें वहाँ पे होती थी। तो वो आते थे, तो उस वक़्त नवाज शरीफ इस हक़ में नहीं थे कि ये इसकी हुकूमत गिराई जाए, निकाला जाए, इन्हें निकाला जाए। अच्छा, तरीके अदम इन्होंने, मियाँ साहब ने बड़ा रेजिस्ट किया, 2-3 दफ़ा उन्होंने मैसेज आया, लोग आए हैं, उन्होंने कहा नहीं। मुझे तो पता चला, आप कंफर्म करेंगे कि एक इजलास में ऐसा हुआ कि सारे कन्विंस थे कि हमें ये करना चाहिए और मियां नवाज शरीफ एक तरफ थे। थ्रू आउट उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको टाइम पूरा करने देना चाहिए, तरीके अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए। सही नहीं थे वो बिल्कुल सही थे। फिर उनको जिस तरह भी जो भी सिचुएशन बताई गई कि जी फैज हमीद आ जाएगा, ये हो जाएगा, फिर अगले 15-20 साल, हाँ, और मेरे ख्याल वो खदशा भी किसी हद तक ठीक था, क्योंकि दुरुस्त था। जिस तरह फैज साहब ने जिस तरह से चीजें सेट की हुई थी ना, उस टाइम तो कोई सोच भी नहीं सकता था। आरटीए वो आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही थी, सारी चीजें आ रही थी, तो उनको यही कह रहा। फिर मियाँ साहब जब राजी हुए ना, तो मियाँ साहब ने कहा आते ही 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने। ये मियाँ साहब ने उसकी में शर्त रखी थी। अच्छा, फिर वो भी पूरी नहीं हुई। फिर आपके एक बड़े वजीर खजाना थे उस वक़्त, मिफ्ताह इस्माइल साहब, उन्होंने आगे यकीन दहानी करवाई थी जी कि हम इकॉनमी को संभाल लेंगे, हम ये कर लेंगे, चलने दें नहीं 3 महीने के लिए। ठीक है। तो वो उसमें उन्होंने कहा था जी कि हम कर लेंगे जी, अब पेट्रोल प्राइसेस एक दफ़ा बढ़ानी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेंगी। तो वो भी एक मिसकमिटमेंट उस साइड से हुए, जिसमें उनको उसी का तो सारा ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ा, मसला ही मैशत का था। तो इसका मतलब है कि जिसकी पार्टी है वो तो ठीक सोच रहा था, बिल्कुल सही सोच रहा था मियाँ साहब ने। बल्कि आपको याद है वो बाद में उन्होंने कहा भी है, बताया भी है कि मियाँ साहब जो तकरीर भी तैयार थी, हाँ, शहबाज साहब ने कर भी दी थी, लेकिन उस वक़्त
इमरान खान साहब ने कहा, ऐलान कर दिया जी मैं मार्च लेके जा रहा हूँ। कोई प्लान था कि पता नहीं रिटायर्ड जजेस को ला के कोई नई अदालतें बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे? सारा प्लान था कि जी वो जब चीफ वो बनेगा आर्मी चीफ, उसके बाद वो सबको कोई सदारती निज़ाम आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या पूरा एक 10 साल का रोड मैप था। तो इस सारे मामले में फिर जब मियाँ साहब कहते रहे कि यार ना गिराओ, जब गिराना है तो 3 महीने में इलेक्शन करवाओ, तो वो सारी चीज़ें फिर जो वजूहात है, नई इलेक्शन हुए। फिर इमरान खान साहब ने जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी थी, उस दिन वो क्या कहते हैं, उसने इमरान खान ने कहा, ऐलान कर दिया कि मैं जा रहा हूँ कि जी मैं क्रेडिट ले लूँ। तो फिर मियाँ साहब ने उसे कहा नहीं, आप शहबाज साहब आपने ना करें। तो ये सारी तारीख का हिस्सा है। ये अब आप जब इलेक्शन हो रहे थे तो हम इकट्ठे ही थे, मुझे याद है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो सबसे सैड पार्ट है ना, वो है जब बेगम कुलसूम नवाज जो थी वो बीमार थी और मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ के आना पड़ा। क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड चीज़ें वो मैंने देखी हुई हैं। बताएं जरा उस टाइम का, मतलब जो अब तो इमरान खान साहब को ये कहते हैं ना जी कि वो हॉस्पिटल आना जाना चीज़ें, उस वक्त जो बदतमीज़ी की गई प्लान के तहत पीटीआई की तरफ से करवाई जाती रही। बेगम साहब हॉस्पिटल के अंदर थी, बाहर लोग इकट्ठे होते थे, बदतमीज़ी करते थे। हॉस्पिटल के बाहर? हाँ जी, हाँ। क्या कहते थे कि जी ये झूठ है, ऐसा ये कुछ नहीं है, बेगम साहबा बीमार नहीं है, बेगम साहबा ये सारा फेक किया जा रहा है। एक एंकर ने भी, फिर एतजाज हसन साहब भी मुझे याद हैं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने कहा जी ये सारा ड्रामा है। हाँ, तो वो उस वक्त इवन एक पीटीआई का डॉक्टर अंदर घुस गया, जाके क्लिनिक के अंदर जाके बेगम साहबा के कमरे में चला गया चेक करने के लिए जिंदा क्या नहीं। फिर उसकी कोई इंक्वायरी भी हुई। तो बस इस हद तक बदतमीज़ी की गई बेगम साहबा के साथ उस वक्त। और उस वक्त मियाँ साहब को ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा दुख है ना, देखें उस वक्त उनको जुलाई में जब वापस आना पड़ा इलेक्शन के लिए, जब इनको सज़ा सुना दी गई, मियाँ साहब ने कहा भी कि मैं आ जाऊँगा बेगम साहबा को, लेकिन वो आखिरी लम्हात बड़े दर्दनाक थे। छोड़ के आना पड़ा बेटी के साथ। वो जब आ रहे थे, आपको तस्वीरें वो नज़र आ रही होंगी, देख रही होंगी, वो अजीब ही एक किसी भी इंसान के लिए सबसे सदमे वाली दिन थी। आज जो इन लोगों ने किया नवाज शरीफ के साथ उस वक़्त, वो एक तारीख का एक घिनौना बाप है कि एक अपनी उसकी बीमार वाइफ है, मरियम नवाज शरीफ की माँ है, उनको छोड़ने पे आने पे मजबूर किया गया, सज़ा सुना दी गई, फिर उनको मैसेज भेजा गया मैसेज वो बड़ा खौफनाक था। तो उसके बाद उस वक्त मुझे आज भी याद है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि आप ना जाएं, आप इधर रुक जाएं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उसे उस वक्त कहा था कि अबू मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, और वो आई। वो सफ़र में भी मैं साथ था। फिर जो अबू धाबी पे होता रहा, अबू धाबी में भी नवाज शरीफ को ऑफ़र हुई, अब यहाँ से वापस चले जाएं, हम 3 महीने में चीज़ें सेटल करके सारे मामला आपके हक में कर देंगे। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। उस वक्त जहाज़ आपको पता 2-3 घंटे उस वक्त लेट हुआ था, मैं उधर ही था, साथ था उनके। फिर मियाँ साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊँगा। फिर वो आए, वो यहाँ पे फिर एयरपोर्ट पे जो सूरत-ए-हाल हुई, जिस तरह बदतमीज़ी हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल तक लेके गए। फिर मैंने ये बात मियाँ नवाज शरीफ के मुंह से खुद सुनी है कि जब मैं जेल में था, मैं अदालत से पेशी के बाद आया हूँ वापस, मैंने दिल को कुछ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा जेलर को कि मुझे फ़ोन करवा दो मेरी बीवी को। कहता नहीं सर इजाज़त नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के ये अल्फाज हैं, कहते ये उसके सामने फ़ोन रखे हुए थे 5-6 कि यार तेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोन है, मुझे एक तो फ़ोन करवा दो। मतलब जुल्म की उस वक़्त इंतहा जो है कि नवाज शरीफ को कहता उसने मुझे फ़ोन नहीं करवाने दिया। कहता वही जेलर 1 घंटे के बाद आया है और आके उसने कहा जी आपकी वाइफ का इंतकाल हो गया, बेगम साहिबा का। फिर वो कहता हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताने जा रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहा नहीं आप नहीं बताएंगे, मैं खुद बताऊँगा। फिर कहते वो जेल में क्या मंजर होगा कि दोनों बाप बेटी जब उस शौक की है, जब उनको इंतकाल की खबर वहाँ मिली और वो जेल में है। तो ये जुल्म जो है वो, ये मैं नहीं कहता जो इमरान के साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, उसका भी हक है, उसे भी इलाज के लिए आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मतलब उसके रिश्तेदारों को सारा कुछ चुनेगा। लेकिन ये तारीख का एक स्याह बाब ये भी है कि नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई उस वक़्त, जो मरियम नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, मुझे ये यकीन है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे होते और वो अपनी
बेगम साहिबा के साथ होते तो हो सकता है वो ज़्यादा ज़िंदगी गुजारती, ज़्यादा अरसा गुजारती। और ये सारे उनकी, क्योंकि जब इस हालत में मरीज़ होता है तो उसको आपको केयर चाहिए होती है। तो मुझे आज भी याद है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जब उधर आई लंदन में, उन्होंने बताया कि जब हम जेल में थे तो हम कॉल की जब इजाज़त होती थी तो ये पूछती थी बेगम साहिबा कि आप किधर हैं। उन्हें नहीं बताया गया था बेगम साहिबा कैद में है। बेगम कुलसूम साहिबा को नहीं पता था कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ कहते थे, हम उनसे बात करते थे, वो कहती थी आप कहाँ हैं, तो वो कहते थे कि हम ज़रा आए हुए हैं। तो कहते थे आपके वालिद किधर हैं, तो वो कहते वो कहीं गए हुए हैं, क्योंकि अलग-अलग बात होती थी। तो कहता इस तरह हम छुपाते थे, लेकिन कहते तो उनको एहसास हो गया था कि कोई ना कोई चीज़ गलत है। तो वो एक जो गम था या एक दूरी का, वो बेगम साहिबा की जो वफ़ात का है वो बहुत बड़ा गम, और इस तरह ये सारी चीज़ें हुई और वो मियाँ साहब आज तक नहीं भूले। तो ये आप, हम वही बात कर रहे हैं ना, 24 के इलेक्शन में भी हम इकट्ठे थे, आप उस वक्त भी मिल के आ रहे थे, अभी भी आप मिले। ये वो मियाँ नवाज शरीफ एक बदले हुए इंसान है अपनी बेगम के गुजर जाने के बाद। बिल्कुल बदले हुए इंसान। यानी लोग कहते हैं कि इस तरह का नवाज शरीफ नहीं था। नवाज शरीफ देखें, उन बेगम साहबा के बिछड़ने के बाद नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका लगा। बेगम साहबा के साथ जो उनका ताल्लुक था, वो उनकी दोस्त भी थी, अहलिया भी थी, सियासी मामलात में वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती थी। तो वो जिन हालात में, देखें मरना सब ने, लेकिन जिन हालात में एक बंदे पे वो एक और जिस तरह किया गया, जो इंतकाम का निशाना बनाया गया, उस वक्त अगर रहने दे देते, महीना 2 महीने ना करते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। लेकिन इस सारी हालात में मियाँ साहब को वो वाला सदमा जो है ना, वो आज भी मुझे याद है कि हम गए अगस्त में ऊपर छांगला गली, मियाँ साहब ने हमें बुलाया, घर जो है उधर बैठ के भी वो घर बेगम साहब, वो बता रहे थे ये बेगम साहबा ने बनवाया था, उनकी यादें हैं वहाँ पे। वो आज छांगला गली में क्यों वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, जाते हैं कि उसी वजह से कि वो बिल्डिंग जो है वो उनको एहसास दिलाती है बेगम साहिबा के साथ जो उनकी यादें हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सदमा था मियाँ नवाज शरीफ के लिए। ये आप लोग तो मिलते रहते हैं, ये एक वाक़या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने आपके और हमारे दोस्त को ऑफ़र की कि आपको कोई आज़ाद कश्मीर का सदर बना दिया जाए वज़ीर-ए-आज़म। नहीं, मुझे नहीं की, मुर्तज़ा अली शाह साहब को ऑफ़र हुई थी। होने की बात, मुर्तज़ा साहब खाने की टेबल पे बैठे हुए थे तो उधर ही तो मियाँ साहब ने, उनको पता मुर्तज़ा अली शाह साहब बाग से हैं, आज़ाद कश्मीर से, तो वो उन अक्सर बात होती रहती थी कश्मीर के हवाले से, उनसे पूछते थे, बात होती थी। तो एक दिन बैठे बैठे कोई बात हो, तो कश्मीर के लोग आए हुए थे, तो कहते हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, मेरा ख्याल है आपको आज़ाद कश्मीर का सदर होना चाहिए। ये पूरी संजीदगी के साथ, मजाक नहीं। तो मियाँ साहब तो क्या कहते हैं मुर्तज़ा शाह साहब? मुर्तज़ा शाह साहब कहते हैं नहीं सर, मैंने नहीं बनना। कहते हैं मुझे मैं सियासी तौर पर जो है ना वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि उनको ऑफर थी कि सदर आज़ाद कश्मीर, जिसके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं पहुंचने के लिए उस सीट पे। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो जब क्या कहते हैं, जब आपको नासिर भट्ट आपके सामने है, उनको मियाँ नवाज शरीफ ने पर्सनल टिकट दी, ठीक है, ज़ुबैर गुल को दी, लेकिन वो हार गया, वो अलहदा बात है, उन्होंने एडजस्ट किया। आप देखें राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, वो इधर हैं, कौसर काज़मी साहब भी हैं। तो जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो पॉलिटिकली एक्टिव हुए, मियाँ साहब ख्याल रखते हैं अपने लोगों का। तो इसी तरह मुर्तज़ा शाह साहब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता, तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। वरना वो हम उन्हें सदर आज़ाद कश्मीर के तौर पे देखते थे हम उनको लंदन में रिपोर्टिंग करते देखते हैं। तो मैंने जब से ये वाक़या सुना मेरे ज़हन में आता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब के बारे में एक तासुर है कि जी हुकूमत के बाद वो खामोश हो गए, उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई। वो विक्ट्री स्पीच करना चाहते थे, उनको यकीन दहानी कराई गई वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक माहौल ऐसा बना कि उसमें वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। तो एक्चुअल हकीकत क्या है? उस दिन क्या हुआ इलेक्शन वाले दिन? आप इलेक्शन में इधर ही थे? मैं 3 जलसों में भी गया था। तो जब कसूर वाला जलसा था 6 तारीख को था मेरा ख्याल, तो 6 तारीख को हम मुलाकात के लिए बुलाया था मुझे और मुर्तज़ा को, तो हम साथ ही थे। तो बैठे रहे, 1.5-2 घंटे बैठे रहे। फिर बल्कि मियाँ साहब ने कहा कि आप जलसे में भी चलें। फिर हमें उन्होंने वो गाड़ी भी दी, तो हम जलसे में भी गए। तो उस वक़्त भी वो बड़े पुरुमीद थे, लेकिन एक बात थी, उन्होंने कहा कि मैं सादा अक्सरियत मिलेगी तो बनूँगा,
अच्छा, ये उन्होंने क्या दिया था? क्या दिया था। इसका मतलब उनका तय था कि सादा अक्सरियत होगी तो वज़ीर आज़म होऊंगा, वरना नहीं। वज़ीर आज़म होऊंगा। और उनको ये पता था कि सादा अक्सरियत मिल रही है? उनको उम्मीद थी, क्योंकि सारा उनके जो अपना होमवर्क उन्होंने करवाया था, सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स, क्योंकि आप मेरे से शायद ज़्यादा समझते हैं मुस्लिम लीग नून के, ये सर्वेज भी करवाते हैं बहुत सारी जगहों पे, मामलात पे, तो उनको जो उम्मीद थी वो उसकी थी। हम जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन भी मैं साथ था, जब मॉडल टाउन में वोट डाल के आए हैं, बैठे रहे हैं, फिर गपशप हुई हमारी, उधर काफ़ी लोग आए हुए थे। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि मैं दोबारा आता हूँ, रिज़ल्ट इकट्ठे सुनते हैं। ठीक है। फिर रिज़ल्ट के लिए भी हम इकट्ठे बैठे रहे, आपको याद आए ट्रांसमिशन में भी थे जब। फिर वो रात 10 बजे फिर चले गए। और नहीं, उस वक्त फिर वहाँ पे बाहर तैयारियां हो रही थी कि मियाँ साहब का खिताब करवाया जाएगा। खिताब, लेकिन और वो जो एक आप होता है कि जीत के बाद आप खिताब करते हैं, उसकी तैयारियां मुकम्मल थी। बिल्कुल। और फिर वो रिजल्ट आप लोगों के साथ ही बैठ के सुन रहे थे? सुन रहे थे। अच्छा, अब रिजल्ट आना शुरू हो गए, फिर क्या हुआ? रिजल्ट फिर आपको पता है जैसे कर रहे थे, लेकिन उसमें भी ना, मैं आपको पता है 25-30 साल हो गए हैं। अभी जो उस वक्त हमारे साथ सब एडिटर थे या कुलीग थे, वो मेन इदारों में मेन पोजीशंस पे हैं, जो डिसाइसिव पोजीशन पे हैं। तो मैंने फ़ोन किया एक कि वो रिज़ल्ट 5% पे पीटीआई को 160 सीटें दे रहे थे, 10% पे 180 जा रही थी। बड़ा इदारा कोई होगा जिधर आपने फ़ोन किया? ठीक है। एक नहीं, दो बोलिए तीन, अच्छा। 2-3 में। मैंने कहा क्या चल रहा? कहता है हमें जो इंस्ट्रक्शंस मालकान की तरफ से आ रही हैं ना कि आगे रखना है। ठीक है। मैंने उधर बैठ के हॉल में 25-30 लोग बैठे हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा भी थी, और लोग भी थे। मैंने कहा मियाँ साहब आपके साथ हाथ हो रहा है। अच्छा। मैंने ऊंची आवाज़ में खड़े होके कहा। कहते क्या हाथ हो रहा है? हाथ हो रहा है। मैं कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी ये इंस्ट्रक्शंस टीवी चैनल्स के चला गया है, लोगों को कहा गया कि आपने इसे करना। एक और चैनल के 1-2 बड़े जिन्होंने फॉर्म 45 का शो डाला था, ये जो फॉर्म 47 की टर्म है, ये भी वहाँ से आई। और वहाँ पे बाकायदा प्लान के तहत उन 2-3 एंकर्स ने ये मैनिपुलेट किया, और उसमें उनको कहा गया कि आपने इसको आगे रखना है, और जाली फॉर्म 47 जो है उनको तक पहुंचाए गए। आपको याद होगा सियालकोट से भी फिर उनको वो आगे जानबूझ के किया गया। तो उन्होंने फिर मुझे आज भी याद है, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा उठ के इस कमरे में भी गई। मियाँ साहब ने उन्हें कुछ कहा, उन्होंने जाके मुतल्लिका मालिक से भी बात की कि ये क्या चल रहा है आपके, क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये एडिटोरियल बोर्ड जो है वो वही इंडिपेंडेंट है, वही चला रहा है। अच्छा। फिर घंटे बाद फिर मैंने दोस्तों से बात करके दोबारा बताया मियाँ साहब को कि भाई काम पड़ गया है, काम पड़ गया है, और ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो मेरी मालूमात थी उस वक़्त, कम से कम 25 से 30 सीटें नवाज शरीफ को जानबूझ के हरवाई गई कि वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट ना हो। ओके, यानी उस पोजीशन पे ले आए कि फिर मियाँ साहब की, यानी उस टाइम। अच्छा, तो ये जब सब कुछ हो गया तो फिर वो आप लोगों के सामने उठ के चले गए वहाँ से 10 बजे के करीब में, 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब। मूड तो ख़राब हो गया होगा। जाहिर बात है, चीज़ें जब उनकी भी तो एक अपनी है ना अंडरस्टैंडिंग। फिर जो भी चीज़ें हुई, मामलात हुए, तो वो एक देखें सियासत में जो मुदाखलत आपको उन दिनों में फैज़ हमीद ग्रुप उस वक़्त भी एक्टिव था। अच्छा, अब आप जो तजिया करते हैं, आप ये कहते हैं कि इलेक्शन में भी फैज़ हमीद साहब के जो कि बाकी लोग मौजूद थे, तो नवाज शरीफ को आउट करना उनका मकसद था, फैज़ हमीद ग्रुप का, कि उस वक़्त उनको बाकायदा प्लानिंग के तहत 20 से 25 सीटें जो है ना वो इस तरह मैनिपुलेट की गई कि नवाज शरीफ ना प्राइम मिनिस्टर। तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उस तरह से एक्टिव नहीं रहे आज तक, किस तरह से आप देखते? नहीं, देखें वो उनकी बड़ी अच्छी प्लानिंग है। नवाज शरीफ का मैंने उनको 20 साल से मैं उनको कवर कर रहा हूँ, 2006 से। मैं बल्कि ये भी कहता हूँ कि पीएचडी 5 साल की होती है, मेरी 4 PhDs हो गई हैं रिपोर्टिंग करते करते। आप जब बैठते हैं, मिलते हैं हम एक दूसरे से, तो हमें एक दूसरे के आसान हो जाता है समझे, और मूव मैंने तो उनकी बड़ी करीब देखी है ना, 2006 वाली भी, 7 वाली भी, फिर उसके बाद भी आते रहे हैं। जब फिर उसके बाद ये जो 4 साल गुजरे उनकी, मियाँ नवाज शरीफ लॉन्ग टर्म सोचते हैं।
वो अगले 2 साल 3 साल की प्लानिंग करके बैठे होते हैं और वो उस प्लानिंग का किसी को भी नहीं बताते। तो अब क्या आपके ख्याल में मैं आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं यही कह रहा था कि मियां नवाज शरीफ जो है ना वो अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे जल्दी, क्योंकि पहला मरहला उन्होंने 2.5 साल रखा कि पंजाब में उन्होंने अपना दिखाया है। हाँ जी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो भी काम वो कर रही हैं डेली की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब की इनपुट है। ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने टर्न अराउंड किया चीज़ों को। एक डिफ़ॉल्ट होता पाकिस्तान, वो उसको बेहतर तरीके में ले आए हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग है, पाकिस्तान ने जंग जीती है। और पंजाब में जो तरक्याती मंसूबे हैं, मियाँ साहब की जो सोच थी कि मैं लोगों को बताऊं कि जी मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, अब वो चीज़ आ गई। तो मियाँ साहब ने जो इलेक्शन ये अभी लड़ा है कश्मीर वाला, बड़ा टेक्निकल लड़ा है। जीटी रोड पे 10 सीटें हैं, ठीक है ना, कश्मीर की। आप पूरा रिकॉर्ड, मियाँ साहब ने हर कश्मीरी कैंडिडेट का खुद इंटरव्यू किया है, अच्छा। खुद टिकट दी है, खुद ड्यूटी लगाई है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा उस पूरी कंपेन को ओवरसी कर रही थी। पूरा ग्रुप बने थे, हर यूसी की, हर इलाके की एक एक रिपोर्ट उन तक जाती थी। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो लोग वहाँ पे, अब जीटी रोड लाहौर से लेके पिंडी में भी सीट थी, गुजरांवाले में भी सीट थी, वजीराबाद में भी सीट थी, सियालकोट में भी थी, साहिवाल तक, तो यही 80-50 कितनी सीटें बन जाती हैं? मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा सीटें तो इसी बेल्ट नेशनल की। तो वो उन्होंने एक्टिव कर लिया, एक्टिव करके अभी भी जो सारा, इवन जो ये मखसूस नशिस्तों का कैंडिडेट थी ख़वातीन, उनके इंटरव्यूज़ उन्होंने खुद किए हैं। तो आप कह रहे हैं, जो आपकी बात से मैं तासुर लिया, कि नवाज शरीफ साहब ने अगले इलेक्शन की तैयारी कर ली है। इलेक्शन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। कश्मीर इलेक्शन में उन्होंने आगाज़ कर दिया है। अब आपको 2 दिन से शाहराह कायद आज़म पे वो बाकायदा बैठ रहे हैं और मीटिंग्स ले रहे हैं और पूरी तरह वो एक्टिव। मैं तो 1.5 महीने से कह रहा हूँ, ये इमरान खान वाला मसला तो 2 दिन पहले आया है ना। नवाज शरीफ को पता था कि चीज़ें आनी है इस तरफ। वो अब सारी ज़िंदगी से कोई जेल में नहीं रहता ना। नवाज शरीफ कैंप में ये आवाज़ या ये सोच पाई जाती है कि किसी टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर निकाल देगी? नहीं, ये सोच नहीं पाई जाती। नहीं, ये नहीं सोच पाई उनको ये लगता है कि ये इमरान खान, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब अकेले लड़ेंगे? इमरान खान अगर अंदर ही रहेंगे, या अगले इलेक्शन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इलेक्शन 6 महीने में हो या साल में हो, नवाज शरीफ की तैयारी हो गई है। वो अपने प्लान के मुताबिक उसको लेके चल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको पता है शहबाज शरीफ से ज़्यादा मैनेज करने वाला कोई नहीं है, और बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक नेचुरल चीज़ भी तो कोई दफ़ा होती है ना। आप देखें, एक इलाज का नासिर भट्ट साहब हमें बता रहे हैं कि साजिश, नासिर भट्ट साहब के बयान पे बुरा मनाया गया कि यार ये आपने ज़्यादा कह दिया। ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, कहने नहीं चाहिए था। मतलब उन्होंने जो इल्ज़ाम हुआ ना, सीधा ना उनको कहा गया है, उन्होंने जाती राय उनकी। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, 20 साल का ताल्लुक है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ कह गए हैं जिसकी ना अप्रूवल थी, ना कोई ऐसी सोच थी, ना ज़रूरत थी। वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को एक रेलिवेंट करने के लिए एक चीज़ उन्होंने कर दी। और उसका कल मैं बैठा हुआ था, एक बड़े दोस्त, पता चला माइंड किया गया, मतलब उसका बुरा मनाया गया कि नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट का जो 1 पेज है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है, आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। और जो चीज़ें हैं जिसमें सूबों का मामला है, इंतज़ामी यूनिट्स का मामला है, उस पर बातचीत हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि नए सूबे बनने चाहिए, नए सूबे बने या इंतज़ामी यूनिट बने। और नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? नवाज शरीफ साहब से मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी वैसे पुरानी या वो तो उनका बयान भी है ऑन रिकॉर्ड कि वो सूबे बनाना चाहते हैं। जनूबी पंजाब सूबे का भी है, वो उसको भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले उधर बने फिर इधर बने, जहाँ भी बने इकट्ठे बने। हाँ, वो ये जगह नहीं, पंजाब में आप तकसीम हो जाए। हाँ। तो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान मेन जो एक सोच पाई जाती है, ये रुकावट है नए सूबों में, क्योंकि इनका इक़्तिदार उसमें तकसीम हो जाएगा। नवाज शरीफ तो कह चुके हैं, उनका बयान है, जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से भी चीज़ें हैं, लेकिन करारदाद भी पेश हुई। असल मसला तो पीपल्स पार्टी को दरपेश है ना, क्या वो सिंध को तकसीम होने देगी? इधर तो शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, इज़
बहुत ही बेहतर तरीके से वो चीज़ों को लेके हैंडल कर रहे हैं। नवाज शरीफ कोई इसका मसला नहीं है। सही है। उससे पहले मुझे लगता है जो मेरी के बल्दियाती इलेक्शन पहले हो जाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे पहले, बल्दियाती इलेक्शन पहले हो जाएंगे। इन्होंने अपनी वर्किंग भी शुरू कर दी हुई है मुस्लिम लीग नून ने, अच्छा। और इस पे कोई 6 महीने साल से काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये पहले बल्दियाती इलेक्शन में जाएंगे तो उतनी देर में जो ये इंतज़ामी यूनिट है या इन चीज़ों पे आप तो इनको ऐसा कुछ कहा गया कि आप अपना गिलगित इलेक्शन हार गए हैं तो कराची कश्मीर हार गए तो फिर आप भाई आउट, ऐसी कोई हुई? कुछ लोगों ने ये बातें उड़ाई कि जी नून को ये कहा गया कि अगर आपने इलेक्शन ही हारने हैं तो हम आपको ऐसे बिठा के बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात? आपको पता है गिलगित में नून लीग जीत गई हुई थी, जो एक ब्लैकमेलिंग के ज़रिए लिया गया, जो फाइनेंस बिल पे वोट नहीं देना था, तो एक ब्लैकमेलिंग से हुकूमत ली उन्होंने। वरना वहाँ पे भी नून अपनी गवर्नमेंट 4-5 जो आज़ाद थे वो मिल जाने थे। और कश्मीर में मुझे एक चीज़ का पता है कि कश्मीर इलेक्शन से नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को रिवाइव कर लिया है। जो लोग कह रहे थे कि यार अब वो एक्टिव नहीं रहे, मिलते नहीं है। मेरे हमारे बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मिले पिछले साल जावेद शफ़ी साहब को आप जानते हैं, उनके घर पे मियाँ साहब के कज़न है, वहाँ पे उन्होंने खाना किया हुआ था, 1.5 साल पहले की बात है। बड़े नामवर हमारे जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ फिनिश, ख़त्म 10 लोगों में बैठ के उन्होंने कहा। मैंने कहा, कहते हैं नवाज शरीफ, उन्होंने तो अपनी जायदाद भी बांट दी है, ये अल्फाज थे कि नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली है। मैंने उस वक्त उनको चैलेंज किया था वहाँ पे, मैंने कहा मुहतरम वो नवाज शरीफ ख़त्म नहीं हुआ। नवाज शरीफ वो जैसे वो होता है ना, एक रीच हाइबरनेशन में चला जाता है 6 महीने के लिए, वापस आएंगे तैयारी करने के लिए। तो मैंने कहा मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त रिकैलकुलेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, वो वापस आएंगे, वो दोबारा। लेकिन वो बड़े अड़े रहे, वो लोग उधर खाने की टेबल पर ये बात हुई, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट यहाँ पे रहे। तो नवाज शरीफ जो है ना, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा मेरी मुलाकातें हुई हैं पिछले 2 साल में। पिछले साल में 4 मुलाकातें थी, इस साल भी 1 हो गई है, एक जल्द उम्मीद और भी हो जाएगी। तो नवाज शरीफ हार मारने वाला नहीं है। नवाज शरीफ को मैंने 2006 में भी देखा किस तरह उसने अपना कम बैक प्लान किया और वापस आए, फिर इक़्तिदार लिया, फिर ये मामलात में फिर 4 साल उधर 3 साल गुजारे, फिर वापस आए। उनका कमबैक होता है, वैसे कमबैक होता है। ये जो जायदाद वाले मामला, क्या नवाज शरीफ साहब वाकई अपने बच्चों में जायदाद की तकसीम ये पहले से हो चुकी है या अभी कुछ किया है ऐसा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही चीज़ें करते हैं। वो ख़ानदान के बड़े हैं, अभी भी सबसे ज़्यादा वो अपने पूरे ख़ानदान का ख्याल रख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से। अपने पोते पोतियों के रिश्ते, ये वो सारा कुछ वो खुद है। उनको देखें, नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ को पहली दफ़ा इतना टाइम मिला है, उससे पहले आपको पता है जो चीज़ें होती रही हैं। तो अब तो वो बड़ा फैमिली को अपने तमाम नवासियाँ, अभी जुनेद की दोबारा शादी की, और बहुत सारे मामला हैं। अभी मेरे ख्याल जो मरियम साहबा की बेटी, उनकी भी तय हो गई आगे। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये है कि वो पूरा आप देखें ना, पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज शरीफ साहबा को सुबह रोज़ नाश्ते गाइड करते हैं, हर चीज़ उनके साथ वो मशवरा करके। और मरियम नवाज शरीफ जैसी बेटी अल्लाह सबको दे। मैं ये आपको कहता हूँ, वो खातून है जिस वक्त बाप जो है वो मुश्किलात का शिकार था, खड़ी थी, ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को लीडर साबित किया, फिर उस वक्त पहले अच्छी बेटी साबित किया कि वो उसने अपने बाप को तन्हा नहीं छोड़ा। और मुझे आज भी वो याद है, मेरे सामने की बात है। नवाज शरीफ कहते हैं या कि आप रह जाओ यहाँ पे लंदन से, कहते नहीं, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। जब जहाज़ से उतरे हम यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे 2018 था, हाँ, तो वो खुद आगे चली हैं, बाप के सामने आगे चल के। तो उन्होंने जब गिरफ्तारी दी है, जो बदतमीज़ी हुई, फिर मुझे आज भी याद है छोटे जहाज़ में जब बिठाया ना, तो डॉक्टर दनान के पास मेडिसिन थी, डॉक्टर दनान को उन्होंने साइड पे कर दिया, वो दरवाजे में से शोर डालती रही हैं कि मियाँ साहब की मुझे मेडिसिन लेके दो, छोटे जहाज़ में जब बड़े से छोटे में। तो वो अलग ही खातून है। उन्होंने एक तासुर या इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ या नून लीग जो है ये सहाफ़ियों को ख़रीद लेते हैं, ये सहाफ़ियों पे नवाज़शात करते हैं, ये और ये ज़्यादातर इल्ज़ाम ये पीटीआई की तरफ से आता है। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए जी, 20 साल मुझे हो गए हैं, आज तक 1 पाउंड नहीं मिला। ऑफर भी नहीं की कभी उन्होंने? ऑफर भी नहीं की, ठीक है ना। नेवर एवर
1 पाउंड की भी मैं हल्फन कहता हूँ, अभी कुरान ले आए, ना नवाज शरीफ ने ऑफर की, ना कभी हमने मांगा, ना हमने कभी इस नजरिए के तहत, बल्कि वो कहते हैं कि खरीदने का काम ही इन्होंने शुरू किया नवाज साहब ने। ये 20 साल तो मुझे होते, कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे भी मिल जाता इतना अरसा ना। उनके पास रहा। तो ये एक कहानी है, कहानियाँ जितनी मर्जी सुना ले, उनमें एक खूबी है मियाँ नवाज शरीफ की, वो मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं। आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, वो तो इज्जत देते हैं। जो मिल के आने वाला बंदा है ना, मैंने ये नहीं देखा कि वो मुतासिर ना हो। और इसके अलावा देखें ना, एक और भी देखें, जब नवाज शरीफ से बड़ी स्टोरी कौन सी हो सकती है। लंदन में आप बैठे हैं, आपको एक्सेस है, मिल रहे हैं, स्टोरीज, मैंने बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं, बहुत सारा हुआ। तो वो सारी चीज़ें नवाज शरीफ के क्या कहते हैं एक्सेस थी, वही तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये 2006 से लेके 2026 आ गया, 20 साल में सही है ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये अब लंदन में तो एक साहब है अल्ताफ हुसैन, और पाकिस्तानी सियासत है उसमें उनको माइनस नहीं किया जा सकता। चाहे आज उनका कोई नहीं, वो इस तरह से रेलिवेंट नहीं रहे सियासत में, नज़र नहीं आते, लेकिन उरूज था उनका। वो वहाँ से खिताब करते थे और 2-2, 3-3 घंटे यहाँ 6-6 घंटे, हाँ 6-6 घंटे यहाँ पर टीवी चैनल्स पे हमें वो सब कुछ सुनना पड़ता था या दिखाना पड़ता था। आप टीवी पे सुनते थे, हम सामने बैठ के सुनते थे। तो क्या अरूज था अल्ताफ साहब का। और फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने आपका बोरी का वो क्या भी दिया था, आपको ऑर्डर दे दिया था आपकी बोरी साइज। तब वो कहा जाता था तुम्हारा साइज। अजहर जावेद, अगर तुमने अपना नाम आंदा अजहर जावेद लिया तो समझ लो कि बोरी तैयार है तुम्हारी। तो वो क्या वाकया हुआ था? देखिए वहाँ पे ना इनका ऑफिस जो है ना, वो जब मैं ईस्ट लंदन में रहता हूँ, इनका नॉर्थ में तो ट्रैवल काफ़ी है। तो एक दफ़ा मुझे कॉल आई जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। उसको फ़ोन पे भी शुरू कर देते थे ना। अच्छा। तो मैंने कहा जी अब तो 1.5 घंटा लगना है, टाइम लग जाता। कहता नहीं जाएं। मैं गया हूँ, पता था लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो मैं गया हूँ, तो फिर भी 5 घंटे लगा, एक्स्ट्रा बैठना भी पड़ा। ठीक है यार, 5-6 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते थे यार, बात कर रहे होते तो उनको बड़ा स्टेमिना उनका। तो अच्छा। वो लेकिन उनकी फॉलोइंग भी थी, और जो आज भी है। आज आप कराची को खुला छोड़ें, आज़ाद छोड़ें तो अल्ताफ हुसैन निकल आएगा और सीटें ले जाएगा। ये तो एक फैक्ट है। तो हमने तो अल्ताफ हुसैन का वो उरूज भी देखा हुआ है। तो उसमें उस वक्त मैं लेट आया, एक तो थोड़ा सा उनको वो गुस्सा था, लेट आए। तो थोड़ा सा जब उनको कोई क्वेश्चन जब पूछे थे, हम 3-4 लोग ही बैठे हुए थे वहाँ पे लंदन में, मैंने एक क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पूछ लिया। तो उसमें थोड़ा सा वो गुस्सा कर गए। अब जो गुस्से में वो जो बोला उन्होंने, फिर वो सब ने सुना, ऑन रिकॉर्ड भी हुआ। लेकिन फिर बाद में मुझे MKM के एक ओहदेदार का फ़ोन आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम्हारी बोरी तैयार है। क्या कोई इस तरह की बात हुई कि अजहर जावेद, क्या नाम है तुम्हारा, अजहर जावेद, मैं तुम्हारी बोरी तैयार है। मैंने कहा यहाँ नहीं हो सकती। कहते तुम पंजाब तो जाते हो ना। अभी तुमने बताया तुम पंजाब से होके आए हो। क्यों, मैं लाहौर से आया था कुछ महीना पहले, तो डिस्कस हो रहा था पहले। और ये चल भी गई बात, ऑन डायरेक्ट हुई। सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो अगर मेरे कैरियर की है कोई, तो अजहर जावेद की बोरी तैयार, वो वाली है। तो लेकिन उनके साथ बड़ा ताल्लुक भी रहा है, वो उनके साथ 2005 से लेके। अच्छा, ये आप देखें ना, जब यहाँ पर हुकूमतें बनती थी अल्ताफ हुसैन की मदद से, सारे 9-0 जाते थे, तब वहाँ पे लोग उनके पास जो मिलने आते थे, वहाँ पर क्या होता था वो जानना चाह रहा हूँ। शौकत अजीज साहब भी आए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, हलीम खिलाई उन्होंने, घर पे बुलाया। फिर हम भी साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने एप्रन पहना हुआ है, खुद बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी क्या कहते हैं, ये देखें जी, ये रात भर से चढ़ी हुई है। शौकत अजीज साहब तारीफ़ें कर रहे हैं कि जनाब वाह क्या हलीम, और उनको खाने खिलाने का शौक़ भी है। तो शौकत अजीज साहब वो थे। फिर उसका रहमान मलिक साहब, फिर जरदारी साहब से उनकी मीटिंग्स हुई। फिर उसके बाद उनके ये जितने आपके आज बड़े MKM के बने हुए हैं, ये सहमे हुए खड़े होते थे वहाँ पे जब अल्ताफ हुसैन। इवन जो MNAs थे उनको सेक्रेटेरिएट में फ़ोन सुनने पे लगा देते थे। कोई MNA गया हुआ, मैंने लंदन आया तो उन्होंने कहा भाई तुमने फ़ोन सुनना करना है, तेरी नाइट ड्यूटी है। वो एक ओपन लाइन होती थी वो सेक्रेटेरिएट की, कोई भी फ़ोन कर सकता था। तूने सारी रात बैठना है, और एक दिन नहीं हफ्ता बड़े नाम वहाँ फ़ोन सुन रहा है। वो एक बात है अल्ताफ हुसैन, उसने अपने MNA और वो ड्यूटी देते थे। वो मुझे आज भी याद है कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब
अभी मेयर नहीं बने थे, नसरीन जलील साहब, ये दोनों योम तासीस का कन्वेंशन था, बड़ा कोई 1000-1200 लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि ये नौजवान मेयर बनेगा और ये नसरीन साहबा डिप्टी मेयर बनेगी। तो उस वक़्त जो बड़े बड़े ये MNA जाते थे, छुपते थे कि सामने ना आना पड़े, इतना जाह जलाल होता था। यानी कोई गुस्सा ना आ जाए उनको, गुस्सा ना आ जाए या कोई और चीज़ ना आ जाए, तो मतलब ये जाह जलाल होता था, बड़ा जाह जलाल तो था। जब लास्ट टाइम ये फारूक सत्तार साहब वगैरह और ये इन पे थोड़ा तशद्दुद भी हुआ था पार्टी के लोगों की तरफ से, अल्ताफ भाई ने कहा था ना, मुझे तो नहीं पता कि कहा था या नहीं कहा था। नहीं लेकिन अल्ताफ भाई उनके यहाँ आप कह रहे हैं कि जो बज़ाहिर लोग नज़र आ रहे होते थे वो बड़े नहीं होते थे, वो किसी को कह दिया कोई कारकुन है उसको कह दिया या कोई है वो ज़्यादा बड़ा है, वो बड़ा बिल्कुल इसी तरह ही है। और जो उधर अल्ताफ़ हुसैन की एक ये थी, वो उसने ट्रेनिंग बहुत की हुई थी इनको लोगों तक। आप इल्ज़ामात लगते हैं, बहुत इल्ज़ामात हो सकता सच हो सकता गलत हो, लेकिन उसने अपना जो नज़्म व नस्क था ना, वो कमाल का रखा हुआ था कि उसने किसी को अपने साइज से बड़ा नहीं होने दिया। अगर कोई होने जा रहा है तो उसको लंदन बुला के 7 दिन नाइट ड्यूटी करवा के फ़ोन पे उसने जिसको सेट करना था तो नाइट ड्यूटी पे लगा देता था। तो उनकी अब क्या मामला है वहाँ पे, अब क्या लोग आते हैं वहाँ पे? लोग इतने नहीं आते, लेकिन रोज़ वो टिकटॉक पे बैठे होते हैं, लाइव करते हैं, टिकटॉक लाइव करते हैं अभी भी वो। अब तो आप लोगों को थोड़ा फील नहीं होता, मुझे भी तो साफ़ी हुआ कि एक बंदे का कितना कद हो और फिर बाद में ये नहीं, अब वहाँ पे वीरानी है, लोग आते हैं रेगुलर, ये क्या हालात है? नहीं आते अब तो काफ़ी मतलब एक आदमी ने तो मुझे भी बताया, मैंने कहा मिला तो हूँ लेकिन बताना नहीं यही है, छुप के जो जाए वो मिल ले। पहले बड़ा उनके नहीं है, पहले बड़ा सेक्रेटेरिएट होता था, बड़ा ऑफिस होता था, अब एक घर के अंदर सेक्रेटेरिएट है। दरमियान में मोशा लुकमान साहब ने कहा कि इनकी बेटी इनको देखना नहीं चाहती, वो चली गई, ये वो ऐसा कुछ नहीं, कैसी बात है, उनका अपनी बेटी से बड़ा प्यार है। उनकी सेपरेशन हो गई थी वाइफ से, लेकिन बेटी आती है, मिलती है, बड़ा उनका आपस में। बुनियादी तौर पे अल्ताफ भाई अकेले रहते हैं, उनकी मेड्स हैं वो उनके साथ होते हैं, लेकिन और उनकी सिक्योरिटी वगैरह पे कौन मामूर है? उनके कारकुन लोग नहीं है उनके अपने। वहाँ पे एक सर्कल है 30, 40, 50 जो करीबी लोग हैं ना, 20 ऊपर नीचे शिफ्टों में करते हैं उनकी सिक्योरिटी। मतलब घर बड़ा, वहाँ पे आपको पता है इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती कि जी वो उनका पुलिस के साथ एक है उनकी अंडरस्टैंडिंग, कोई इशू हो वहाँ पैनिक बटन मिल जाता है आपको कि अगर आपको कोई इशू है तो पुलिस से फ़ौरन पहुँच जाती है। तो वो उनके वर्कर्स ही उनके इर्द गिर्द हैं जो उनको अभी तक चल रहे हैं, 25-30 के करीब लोग हैं जो अभी भी उनका वो सर्कल है पूरा। तो जिला बदली के लिए लंदन ही क्यों अच्छा शहर है? यानी मैं तारिक रहमान साहब को देख रहा था, बांग्लादेश वाले, तो वो गए हैं फ्लाई करके और कुछ महीनों बाद वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश है। देखिए लंदन आप भी आते हैं, आज़ादी है, आप विजिटर हैं या नेशनल हैं, आपके हकूक़ एक हैं, आपको तहरीर व तकरीर की भी आज़ादी है। आप किसी के ख़िलाफ़ भी, अभी वो दुबई के रूलर पे सुडानीज़ ने हम जब वो देखें, यानी सोचा नहीं जा सकता जो दुबई में रहते हुए या मिडल ईस्ट में रहते हुए, तो वो एक जो है तहरीर व तकरीर की आज़ादी, इसलिए फेवरेट प्लेस जो है ना वो लंदन। दूसरा 7 घंटे का सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं है। दुबई में तो आप सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। लंदन UK में आप जितनी मर्ज़ी सियासी एक्टिविटी करें, सबसे बड़ा ये एक एडवांटेज है। अमेरिका दूर है, ऑस्ट्रेलिया दूर है, वहाँ पे वो नहीं है। फिर UK की कम्युनिटी काफ़ी वाइब्रेंट है, तकरीबन 18 लाख लोग हैं, तो और ये सारी चीज़ें जो है ना इसको इसलिए तो अभी जिस तरह हमारे कुछ दोस्त गए हैं वहाँ पे हैं, तो वो क्या असाइलम पे हैं? जो सियासी लोग जाते हैं क्या असाइलम ले लेते हैं, क्या होता है? अब सियासी आप साफ़ी भी काफ़ी गए हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने असाइलम लिया है। असाइलम हाँ, क्या होता है उसमें कि जी हमारे मुल्क में हमें ख़तरा है? देखें जी, ये सिलसिला शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो फांसी हुई। पीपल्स पार्टी के लोग सबसे पहले वहाँ गए, उन्होंने इसी बुनियाद पे असाइलम लिया। और असाइलम मिल जाता है अगर आपका जेन्युइन केस है, अगर आपके ख़िलाफ़ FIRs हैं या आपकी एक एंटी स्टेट रेपो है, तो वो इसी बुनियाद पर असाइलम मिल जाता है। मिला भी हुआ लोगों को, वो उस पर रह रहे हैं बहुत सारे लोग। आपकी सहाफ़त का क्या निचोड़ है पाकिस्तानी सिस्टम को देखते हुए, सियासत को देखते हुए? कोई हतमी बात कही जा सकती है किसी चीज़ के बारे में?
पाकिस्तान की सियासत स्टॉक एक्सचेंज की तरह, सुबह शटर खुलता है, उतार चढ़ाव आता है, फिर शाम को वो बंद हो जाता है। और इस पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है। मैंने नवाज शरीफ को 3 दफ़ा कम बैक करते हुए देखा। पाकिस्तान में कोई भी डेड एंटिटी नहीं है। आज इमरान खान अगर अंदर है तो हो सकता है वो कल को बाहर वज़ीर आज़म हो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो भी आई, वो फिर जो उनका हुआ, लेकिन उससे पहले भी वो 86-7 में जब आई वज़ीर आज़म बनी, आती जाती रही। तो पाकिस्तान की सियासत कुछ भी हो सकता है जो एजवे रोड पे आपको वॉक करता हुआ बंदा मिल रहा है, कॉफ़ी शॉप पे अकेला मिल रहा है, हो सकता है वो कल को पाकिस्तान में कोई वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर आज़म हो। नकवी साहब आते थे ना, तो ये अजमेर रोड पे अक्सर मुलाकात होती थी। आज के ताकतवर तरीन सियासतदान बना नासिर भट्ट हमारे साथ सड़कों पे थे। उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स आपको वज़ीर आज़म तक बने हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से तरबियत लेके यहाँ पर इस वक्त इक़्तिदार में या अपोजिशन में। नवाज शरीफ साहब का फील्ड मार्शल साहब के साथ ताल्लुक़ है, उसकी वो करवाने में, ताल्लुक़ बनवाने में मोहसिन नकवी साहब का किरदार है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल मोहसिन नकवी साहब, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मोहसिन नकवी साहब लंदन आके मिलते थे उनसे पहले, तो इसलिए बहुत से लोग ये समझते हैं। मैं एक बात बताऊँ, मोहसिन नकवी साहब का मियां नवाज शरीफ से बड़ा अच्छा ताल्लुक़। हाँ, मतलब ये आज का ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं लंदन में जब आप बैठते हैं घंटा 2 घंटे 3 घंटे, तो पता नज़र आ जाता है। नवाज शरीफ जैसा शख्स अगर किसी को पसंद नहीं करता, वो दूसरी दफ़ा नहीं बुलाता उसको। तो नवाज शरीफ का और मोहसिन नकवी साहब का अच्छा ताल्लुक़। लेकिन ये वाली बात कि जी उन्होंने तारुफ करवाया या ताल्लुक़ अच्छा करवाया, मेरा नहीं ख्याल। वो मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो इन मामलात में जब वो बन रहे थे, फील्ड मार्शल को बनाना था, बड़ा प्रेशर था उन पर। आपको याद होगा तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ के चले गए। इतना लोग आ रहे थे, मिलना चाहते थे, क्योंकि वही पैगाम निशानी दूसरों की सिफारिश हो रही थी। आपको पता, बाजवा साहब भी नहीं जाना चाहते थे, वो धमकी भी दे दी। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा इसी चक्कर में आए, दूसरे लोग आए कि धमकियाँ आ रही हैं, लोग मिलने आते थे। मियां नवाज शरीफ ने लंदन छोड़ के स्विट्ज़रलैंड चले गए थे। जब ये आपको पता हुई है इनकी अपॉइंटमेंट, तो वो लंदन में नहीं थे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से वो अपॉइंटमेंट हुई थी। तो एक ज़माने में एक टाइम ऐसा भी आया कि बाजवा साहब ने ज़मीन पर मार कर कहा कि जल्दी से लाओ एक्सटेंशन, वरना फिर मैं ये कर दूंगा। हाँ, ये तो कहा ना उसने कि मैं मार्शल लगा दूंगा। मेरे ख्याल 20 या 21 तारीख थी कि ना हुआ तो मैं उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कि लगा दो। इन लोगों ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा जी आप उनसे क्या लगा दें, मार्शल लगा दें। नवाज शरीफ डट गया था उस वक्त, उसने कहा नहीं देनी एक्सटेंशन। उसने पूरी कोशिश की थी, वो पैगाम भिजवाए बाजवा ने कि जी मैं आपके लिए जो कहेंगे मैं करूँगा, आप मुझे एक्सटेंशन दे दें। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कहा नहीं। और बड़े बड़े लोग जो आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनकी सिफारिशें लेके गए थे। कुछ पंजाब में बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं मानी उस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका अज़हर भाई, बड़ा अच्छा लगा। आप सियासत पे आपकी गहरी नज़र है, ख़ास तौर पे सियासी कायदीन के साथ जो आपकी गपशप है उसकी वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का।